मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहा है। दर्शकों, आज हम एक कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक ऐसा युवक, ऐसा पुरुष युवक जिसकी कुंडली में दो दो महापुरुष योग हैं। हंस महापुरुष योग है और मालव्य महापुरुष योग है, लेकिन फिर भी उसकी राह कमजोर रही, अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हमारे इस योगदान में बाकी ग्रहों का भी योगदान रहता है। अकेला महापुरुष योग होने से कुंडली में उसकी राह आसान नहीं होती, बाकी और ग्रहों का भी सहयोग होता है। जैसे लग्न और लग्नेश हो गया, पंचम भाव हो गया या भाग्य भाव हो गया, तो उसके साथ साथ सबसे बड़ा योगदान ग्रहों की महादशा का है। अगर ठीक समय पर उपयुक्त महादशा मिल जाती है तो वह जातक अच्छा सम्मान पा लेता है। अभी ऐसा जातक की कुंडली में विचार कर रहे हैं जिसके शुरू में ही राहु की महादशा आ गई और 20 साल की उम्र तक राहु की महादशा रही। जो पढ़ने लिखने का टाइम था वो तो ऐसे ही चला गया और पंचमे अस्त हो गया, पंचम भाव में अशुभ प्रभाव हो गया। छोटी मोटी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद में अगर शुभ अनुकूल दशा राजयोग कारक आएगी तो आप ये सोचो, जिसकी शिक्षा जितनी है उसी के हिसाब से तो उसको आगे कुछ सम्मान मिलेगा, उसी के हिसाब से तो पदवी मिलेगी। जब समय था जब तो कुछ दिया नहीं परमात्मा ने, क्योंकि ये सृष्टि की रचना मेरे दर्शकों इस हिसाब से बनाई हुई है कि अपने कर्मों का फल लेकर के बालक पैदा होता है और उसी टाइम समय पर उसको जन्म दिया जाता है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग ले। तो इसी के संदर्भ में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वो बात की बात है। दर्शकों, जातक का जन्म 17 नवंबर 1978 कृष्ण पक्ष 3 नक्षत्र मृगशिरा 4 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन उदय हुआ। लगन के 9 अंश विराजमान है और गुरु उच्च राशि में 15 डिग्री 23 मिनट लेकर के लगन में उच्च राशि में है। हंस महापुरुष योग बना रहा है और गुरु दिग्बली है। द्वितीय भाव में शत्रु राशि में सिंह राशि में शनि विराजमान है, 19 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर तीसरे भाव में कन्या राशि में राहु 39 डिग्री लेकर विराजमान है। ये माना अब भाई तीसरे भाव में राहु कमजोर है, वैसे तो उसके ग्रह पूरे हैं, आकाश मंडल में तो अपने लेकर के पूरे उसको शक्तिशाली है, भाव के लिए ही तो कमजोर हुआ। चतुर्थ भाव में शुक्र तुला राशि में है और हमारे ज्योतिष के विद्वान या ज्योतिष शास्त्रों का ये कथन है, जब लगन में गुरु उच्च राशि में होता है तो हंस महापुरुष योग बनता है, सभी प्रकार का सुख मिलता है। जब शुक्र अपनी राशि में होता है या उच्च राशि में होता है तो मालव्य योग बनता है, हर किस्म के भौतिक सुख मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि जातकों को कैसे भौतिक सुख मिल रहे हैं। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य 1 डिग्री 24 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर मंगल 17 डिग्री लेकर के अस्त है, मंगल सूर्य से अस्त है। साथ में बुध 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और कर्क लगन के लिए अकारक है। 9 भाव में मीन राशि में केतु और द्वादश भाव में लग्नेश चंद्रमा 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह स्थिति ग्रहों की रही। आपका लगन कोई भी हो, आप इस लगन पर मत जाइए, आपका लगन कोई भी हो, शिक्षा कमजोर के लिए कुछ एक बिंदु होते हैं। लगन लग्नेश ठीक होना चाहिए, बुध की स्थिति ठीक होनी चाहिए, गुरु की स्थिति ठीक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भाव पंचम भाव बलवान होना चाहिए। अगर पंचम भाव बलवान है, पंचमेश बलवान है तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव बलवान होना चाहिए। ये ध्यान रखो दर्शकों, पंचम भाव सामान्य शिक्षा है, उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव बलवान होना चाहिए
और गूढ़ ज्ञान जो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बेटियां जो पीएचडी करती हैं, उसमें अष्टम भाव का सहयोग है, क्यों? अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। तो पंचम भाव जब स्पष्ट क्लियर होगा, शिक्षा प्राप्त होगी, आप ऐसा मान लोगे यहां से आकर के आगे ग्रेजुएशन पास होगा तो आगे ये काम करेंगे, जब तक यही ठप हो जाएगा तो आगे ये क्या काम करेंगे? कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर जब तक की शिक्षा +2 तक ही रह गई तो ये दोनों अष्टम और नवम भाव कोई काम नहीं करेंगे, वो शिक्षा कमजोर रह जाएगी। दूसरा, विवाह की समस्या। जब तक को विवाह की समस्या आई, शुक्र पाप करती योग में है, शुक्र माले योग बना रहा है लेकिन पाप करती योग में, तो उसका तो कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। अगले धन की परेशानी, लग्न द्वादश भाव में है और धन भाव में शनि है, तो आपकी किसी भी कुंडली में अगर व्यवसाय कमजोर, सप्तम भाव और दसम भाव से है, विवाह की समस्या सप्तम भाव से है, तो ये जीवन साथी का भाव है, इनके ऊपर विचार करना अनिवार्य है। तो संबंधित कुंडली कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, ऐसे जातक कठिन परिश्रम करने वाले, फिर भी इनको इच्छित फल की प्राप्ति देरी से मिलती है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, बुद्धि तेज होती है और इनका दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी आती है। हमारे ज्योतिष आचार्यों ने इस लगन की तुलना श्री राम भगवान से की है। ये आत्मविश्वासी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, धन के बिना इनका कोई काम रुकता नहीं, परंतु लग्नेश द्वादश भाव में हो गया, अधिक खर्चा करने वाला, और धन हमेशा ही खर्च हो रहा रहेगा और धन की हमेशा कमी बनी रहेगी। लग्नेश द्वादश भाव में है, प्रबल पितृदोष हो गया, द्वादश भाव खर्च का भाव है और ऐसा जातक अपनों से बैर रखने वाला होगा, धन की कमी होगी और प्रत्येक कार्य में असफलता होगी। क्यों? असफलता तो लग्नेश को मिलती है, लग्नेश तो द्वादश भाव में बैठा है, मिलेंगे, लेकिन चालाक होगा, चित्त होगा, पतलू होगा, खून की कमी होगी और सेहत में पतला दुबला होगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव में 1 डिग्री लेकर के विराजमान है, केतु की नवम दृष्टि में सूर्य पीड़ित है। सूर्य संतान पक्ष में बाधा डालता है, शिक्षा तो देगा, संतान पक्ष में बाधा डालेगा, मान सम्मान की कमी होगी, कष्ट आमदनी के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है और शनि अधिष्ट राशि का स्वामी है और सूर्य केतु से पीड़ित है, कोई फायदा नहीं हुआ। इधर सूर्य के 1 अंश है, केतु के 39 है, सीधा नवम दृष्टि से 10-12 डिग्री तक प्रभाव रहता है, पीड़ित है। बात करते हैं मंगल की। मंगल कर्क लगन में योग कारक है। अगर मंगल की शुभ स्थिति हो तो मंगल दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। जैसा मैंने बताया कि दसम भाव में सम्मान प्राप्ति के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा भी पंचम भाव से मिलेगी पहले, बाद में नवम भाव से। तो जैसी शिक्षा होगी और मंगल की शुभ स्थिति होगी तो वह सम्मान दिलाएगा, वो राजा भी बनेगा, वैभव भी बनेगा। अगर यहां पर मंगल की शुभ स्थिति हो, क्योंकि दसम भाव में मंगल की राशि है, पंचम भाव में है और गुरु लगन में है, ये सारी चीजें अच्छी हो और मंगल दसम भाव का स्वामी अच्छी जगह पर हो, अच्छे स्थान पर हो, तो ऐसे जातक तो आईएएस भी बन सकते हैं, लेकिन वो तो शिक्षा भी तो चाहिए। अब बात करते हैं, मंगल अस्त है और मंगल के साथ बुध भी द्वादश और इसका स्वामी है, तीर्थ भाव का स्वामी है और शत्रु राशि में है। तीर्थ भाव जहां हमारी लेखन शक्ति को बताता है, लेखन शक्ति को तीर्थ भाव बताता है। अपने भाव प्रकट कर करके हम पेपर पर लिख करके एग्जाम में देते हैं, तब एग्जामिनर उस पर मार्क्स देता है। जिसका तीर्थ भाव ठीक हो, तीर्थ भाव का स्वामी ठीक हो, तो उसकी लेखन शक्ति अच्छी होती है, आर्टिकल में जान आ जाती है और 10 में से 9-10 नंबर मिल जाते हैं। और ऐसा जिसकी लेखन शक्ति ठीक नहीं होती तो 10 में से 2.5, 3, 4 यही मिलेंगे, तो मेरिट लिस्ट कहां से बनेगी? शिक्षा कमजोर हो गई, शिक्षा कमजोर हो गई तो आगे का सारा विधान कमजोर हो गया। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। दर्शकों, शिक्षा जिसकी अच्छी पूरी है और भाग्य का साथ है, ग्रहों का साथ है, तो ऊंचा उठेगा। यहां शिक्षा कमजोर हो गई। अब दर्शकों, बुध
मंगल और सूर्य तीनों की जब युति इसमें बनती है तो ऐसा जातक दीन आकृति का हो जाता है, प्रेम रहित हो जाता है और निराशावादी हो जाता है। ये अशुभ योग बनता है। ये पंचम भाव में 3 ग्रह की युति सूर्य मंगल बुध अशुभ योग बना रही है, तो शिक्षा इसकी लड़क गई। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु 6ठे भाव का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, लगन में दिग्बली है, हंस महापुरुष योग बना रहा है और ऐसा योग बहुत कम मिलता है। लेकिन दर्शकों, इस योग को प्राप्त करने के लिए बाकी ग्रहों का भी सहयोग चाहिए। जैसे हमारा ये हाथ है और अगर इस हाथ में हमारा अंगूठा और ये पहले वाली तर्जनी अंगुली ना हो तो हम ग्रिप नहीं कर सकते। तो गुरु अकेला बेचारा क्या करेगा, बाकी का भी तो ग्रह का सहयोग हो तभी तो करेगा। वो दिग्बली है, ऊंचा उठा रहा है। लेकिन गुरु दिग्बली होने के साथ साथ सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। ऊपर तो उठाएगा, सम्मान दिलाएगा, वो तो एक अलग बात है। आप लोगों ने बहुत से ऐसे उच्च सम्मानित व्यक्तियों को देखा होगा और जिनका दाम्पत्य जीवन निष्फल है। तो दाम्पत्य जीवन निष्फल कर रहा है गुरु महापुरुष योग। विशिष्ट व्यक्ति तो बनवा रहा है लेकिन दाम्पत्य जीवन निष्फल कर रहा है, भाग्य की उन्नति कर रहा है, भाग्य की उन्नति कर रहा है और शिक्षा कुछ दे रहा है, क्योंकि पंचम दृष्टि शिक्षा पर भी है। लेकिन ये गुरु जहां पर राजा नहीं दे रहा, सूर्य नहीं दे रहा, सूर्य पीड़ित हो रहा है और गुरु में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि राजा को दोष दूर कर दे। ये ग्रहों की पंचायत का भी एक वर्णन आता है। तो इसलिए टूटी फूटी, उसके साथ साथ ग्रहों की दशा। गुरु फल तो तब देगा, तब शिक्षित बनाएगा जब गुरु की दशा आएगी। गुरु की दशा कब आती है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करें शुक्र की। शुक्र चतुर्थ भाव में है, तुला राशि में है, मानव योग बना रहा है। हम भी बोलते हैं, हमारे साथी भी सभी बोलते हैं, जिसका शुक्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। मानव योग तो बन रहा है, हर भौतिक सुख मिलना चाहिए और शुक्र विवाह का कारक भी है। पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक भी है, लेकिन शुक्र से द्वादश राहु है और द्वितीय सूर्य है। शुक्र पाप करते योग में है और ऐसा जातक विवाह में दिक्कत आती है। इसकी ब्याह शादी में बहुत ही बड़ी परेशानियां आई। ये जातक हमारे पास आज से 14-15 साल पहले आया था, हमारे रजिस्टर में सब चीज लिखा हुआ है। तो शुक्र पाप करते योग में अपना फल देने में असमर्थ है। ना उसको मानव योग का फल मिलेगा, ना शादी में का सुख मिलेगा, ना भौतिक सुख मिलेंगे जब तक कि ये प्रभाव रहेगा। और वो प्रभाव तो परमात्मा को पता है कि कब तक का उसने दे रखा है, वो ही लिखा। लेकिन हमारे शास्त्रों में शुक्र पाप करते योग है तो उसका उपाय है, उसका उपाय हमको कर लेना चाहिए। मानव योग से कोई फायदा नहीं हुआ, हंस महापुरुष योग से कोई फायदा नहीं हुआ। जिस कुंडली में 2 महापुरुष योग हो वो तो एकदम आसमान पर बैठ जाना चाहिए, उसको जमीन पर भी चलने में मुश्किल आ रही है। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब का सुख नहीं, क्योंकि शत्रु राशि में है, अष्टमेश है। प्रबल शत्रु की राशि में धन और कुटुंब का सुख नहीं। तीसरी उच्च दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो भूमि मकान माता का सुख देगा, भूमि मकान माता का सुख देगा और प्रीषण द्वारा धन का लाभ भी देगा। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, आयु अच्छी होगी और दसम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी भी अच्छी होगी। तो ये मैंने आपको बताया। राहु कन्या में बलवान हो जाता है, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी रोग नहीं होगा, भाग्य की हानि होगी वो कुछ नहीं होगी, क्योंकि राहु के प्रभाव को गुरु एनएफए कर रहा है, भाव में राहु के प्रभाव को नहीं कर रहा है। राहु इधर से देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, भाग अच्छा होगा, यहां देख रहा है, लेकिन सूर्य है पीड़ित हो रहा है। तो राहु भी, फिर दूसरी बात दशा अनुकूल नहीं है। अगर गुरु कुछ दे भी तो दशा अनुकूल नहीं है। दर्शकों, जातक का जन्म मृगशिरा चरण 4 में हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की योनि सर्प योनि है। सर्प योनि वैसे ही काल सर्प दोष माने गया है, उसका बहुत ही प्रबल काल सर्प दोष होता है। जातक का जन्म 78 में हुआ और राहु की महादशा 80 से शुरू हो गई। राहु की महादशा 4-1-80 से शुरू हो गई, जो 13-1-98 तक रही। यानी राहु की दशा 18 साल तक रही, 98 तक, 2 साल पहले चला गया। मतलब जब राहु की दशा खत्म हुई तो जातक की आयु 20 साल की थी।
आप अंदाजा लगाइए कि राहु पूरे समय को, जो शिक्षा में प्रगति का समय था, उसको राहु चाट गया। अब जब हमारी खेती सूख जाती है, उसके बाद वर्षा होने से कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं। वो 20 साल तो निकल गए जो उसके करने थे, उसके बाद उसको कौन सी डिग्री देगा? वो एक आधा असफल केस है जो हम पेपर में पढ़ते हैं, 80 साल में मैट्रिक कर लिया, फलाना कर लिया, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। जो ये दशा जो थी, उसकी प्रारंभिक दशा जो 20 साल की थी, जो राहु ने 18 साल खा लिए, अब उसका शिक्षा कहां से आएगी? तो दशा तो चाहिए। उसके बाद गुरु की महादशा आई, 3/1/98 से 3/1/14 तक 6 दशा रही, शुभ दशा रही। 6 दशा का मतलब शुभ दशा रही तारा पद्धति में। तब जातक की प्रगति शुरू हुई और तभी तकरीबन जातक ने हमारे पास संपर्क किया। विवाह नहीं हो रहा है। विवाह कैसे होगा? शुभ तो पाप करती योग में है, विवाह की समस्या आई, पितृदोष हो गया। जातक का पितृदोष निवारण किया, पाप करती योग का निवारण किया और मंगल का रत्न पहनने के लिए बताया। हमने कहा ऐसा जातक आपकी भी कुंडली में ऐसा है दर्शकों, तो आप लगन के रत्न के साथ में जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ मंगल का भी रत्न धारण करो, पंचमे इसको बलवान करो, क्योंकि इस कुंडली में तो चंद्रमा और मंगल का ही बोलबाला है। चंद्रमा लगने से तो मंगल योग कारक है, 10वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी। अगर ये दोनों व्यवस्थित होते, कहीं राजयोग की जगह होते, कहीं केंद्र त्रिकोण में होते, तो कोई अच्छी कुर्सी पे बैठता। साधारण मजदूर है बेचारा, साधारण मजदूर है, कहां का राजयोग, कहां का वो। जब लड़ते लड़ते दोष निवारण आदि करने के बाद शादी हुई, घर बसा, फिर तो बच्चे भी हुए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, दशाओं का भी बड़ा योग होता है, और अगर दशाएं समय पर मिल जाती हैं तो कुछ इनका फायदा हो जाता है, और इनके इस तरह से त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहेगा। उच्च का गुरु है, लगने से तो 12वें भाव में चला गया, तो कोई फायदा नहीं। किसको फायदा होगा? मालव योग शुक्र बना रहा है, मालव योग बन रहा है, दो महापुरुष योग हैं, लेकिन मिल एक भी नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति आती है। तो दशा में भी उनका योग है। शुभ दशा जब समय पे आ जाती है तो जातक ऊंचा उठा देता है। ग्रह की स्थिति तो ठीक होनी चाहिए दर्शकों। ऐसे जातक को दो महापुरुष होने से भी उनका कोई फायदा नहीं मिला, क्यों? ग्रह के स्थान की अनुसार से शिक्षा कमजोर रही, विवाह की समस्या रही, धन की परेशानी रही, रोजगार की समस्या रही। जातक को, हर आदमी को यही 3 तो 4 चीज चाहिए। जब इतने अच्छे योग है, योग कारक मंगल रास्त होकर के भगवान ने कर दिया, उसके कर्म ऐसे थे। ऐसे जातक सूर्य को जल दे और मंगल के कारत्व के कर्म करे, पूर्व जन्म के मंगल के कारत्व करे, सूर्य भगवान को अर्थ दे। जातक ने नारायण बलि श्राद्ध किया और ये पूजा आदि करके हमने उसको जो चीज ये बताई, सूर्य को अर्घ देना, मंगल और चंद्रमा का रत्न धारण करना, ऐसा ही किया जातक ने। तो जातक की राह आसान हुई और जातक का जो दैनिक जीवन था वो जो निम्न स्तर का था, कुछ ऊपर उड़र के आ गया। उसको सावधानी, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर जगह हर आदमी अपने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पर खुश होता है। एक बालक ऐसा है जो गुब्बारा फुला करके खुश होता है, दूसरा ऐसा होता है जो उसको फोड़ करके खुश होता है जन्मदिन के टाइम पर। तो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार से हर आदमी खुश होता है और हर आदमी दुखी होता है। तो अपनी परिस्थिति में जो योगों का कहा करके उसको जरूर सांत्वना मिली, उसकी राह आसान हुई। दर्शकों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपको मैंने बताई कि अकेले इस तरह से महापुरुष योग होने से राह आसान नहीं होती। हमने व्यक्तिगत देखा है, हमने जमीनी स्तर पर प्रभाव देखा है। ऐसे हम तूती बोल देने से कुछ नहीं होता, पता लगता है जब प्रभाव होता है। स्वयं के हित का जन्म है, ठीक है ना। तो दर्शकों, मैंने आज इस जाति की कुंडली के विषय में आपका मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, उनका भी कल्याण हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऋषि ज्योतिष
नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर। यहाँ पर काल सदोष दोष पूजाएं की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज हाथ के पत्रिकाएं हो जाते हैं, पूरा सार निचोड़ दिया जाता है, राह आसान कर दी जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान की क्रिया बिना किसी शुल्क के फ्री में अभियान का राह आसान करने के लिए भेजता है। जिसको चाहिए संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष एक ऐसा पेड़ है जहां पर आपको वास्तुशास्त्र की भी सलाह मिल सकती है। जिसको चाहिए संपर्क कर सकता है। फिर कहूंगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और मैं फिर कहूंगा कि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मैं आपके सामने वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।